हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ। दोस्तों, आज की पहली कहानी एक यक्षिणी के बारे में है। एक ऐसी यक्षिणी जो कि कुछ बच्चों के साथ एक बहुत ही घिनौनी हरकत करा करती थी। क्या होते हैं यक्षिणी? दोस्तों, ये सवाल अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है और मैं चाहूँगा इसका जवाब आप खुद ही इस घटना को जान के स्वयं दें। कहानी पे पढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, और यदि आपको अपनी कोई कहानी मुझे भेजनी हो तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी कहानी ज़रूर भेजिएगा। अब बढ़ते हैं घटना की ओर। उठ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। अनीता की मम्मी ने उसे सुबह सुबह आवाज़ लगाई। अनीता बेड पे उठी और अपनी आंखें मलने लगी। उसे पता था कि अगर वो देर करेगी तो उसकी मम्मी उसे बहुत डांटने वाली थी, इसीलिए वो फिर से उनकी डांट ना पड़े इसके लिए खुद ही नीचे आ गई। अनीता एक 11 साल की लड़की थी जो कि अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। उसके मम्मी पापा काफ़ी टाइम पहले अलग हो गए थे। हाल ही में उनके पड़ोस में एक औरत आई थी जिसका नाम सीमा था। सीमा अनीता का ध्यान रखती थी क्योंकि उसकी मम्मी एक साइकोलॉजिस्ट थी और वो दिन में हॉस्पिटल चली जाया करती थी। नाश्ते के समय अनीता की मम्मी ने उसे बताया, बेटा आज रात में मैं लेट हो जाऊंगी तो तुम अपना होमवर्क कर लेना और खाना भी खा लेना। अनीता नाश्ते में दिए हुए अपने अंडों को खाते हुए अपनी माँ को घूर रही थी। दोनों ही माँ बेटी आराम से बात कर रही थी और फिर अनीता की मम्मी कहती हैं, बस कभी भी आने वाली होगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ मम्मी, हो जाती हूँ। अनीता उठी और तैयार होने के लिए जाने लगी। ये इन दोनों का हर रोज़ का था। सुबह उठना, नाश्ता करना, होमवर्क के बारे में बात करना और फिर अनीता की मम्मी का उसे सीमा के घर पे छोड़ आना। इसके बाद अनीता स्कूल आ जाती है। स्कूल में उसे कुछ बच्चे परेशान किया करते थे, जिनमें से एक लड़की का नाम था जेनी। वो उसे हमेशा बुली किया करती थी। इसके अलावा कुछ लड़के और थे जिन्हें अनीता दिन भर घूरा करती थी, जो कि अपनी ही मस्ती में मस्त रहते थे। इसके बाद उन्हें लाइब्रेरी जाने के लिए कहा गया, लेकिन अनीता का वहाँ जाने का मन नहीं था, इसीलिए वो अपने क्लासरूम में ही बैठी रही। दरअसल अनीता अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार लड़की थी और उसे ये सब बचकाने काम पसंद नहीं थे। जब उसे बस ने उसके घर के पास में छोड़ा तो वो पास के पेड़ों के बीच में से धीरे धीरे चलते हुए सीमा के घर पहुंच गई और उसके दरवाजे पर जाकर उसने दस्तक दी। सीमा ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, उसकी उम्र लगभग 35 के आसपास ही रही होगी। ज़्यादातर वो काले कपड़े ही पहना करती थी, पर अनीता की माँ से उसकी अच्छी बोलचाल होने के कारण वो अनीता को वहाँ पे छोड़ दिया करती थी। उसका पति नहीं था। ऐसी कई सारी बातें थी जो कि सीमा को अजीब बनाती थी, लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अनीता को एक अजीब सी स्मेल आई। कोई ऐसी स्मेल जो कि थोड़े बूढ़े लोगों में से आती है। जब वो अंदर गई तो अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा था क्योंकि सीमा ने लाइट्स ऑफ कर रखी थी। सीमा ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो जब भी उसके घर में आए तो अपने जूते गेट पर ही उतार दे। एक और बात जो उसके घर में अजीब थी वो थी उसकी डाइनिंग टेबल के पास। वहाँ पर हर कुर्सी के नीचे एक गुड़िया टंगी रहती थी। दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगती थी, लेकिन सीमा का कहना था कि ये उसका शौक़ है। खैर, बाकी लोगों को उससे क्या ही मतलब। एक और शौक़ जो कि सीमा को था वो था छोटी छोटी चूहियाँ को पालना। जी हाँ, उसके घर में कई सारे पिंजरे थे जिसमें वो कई सारी छोटी छोटी चूहियाँ को पालती थी। अनीता को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वो उनके पास बैठ जाती और काफ़ी देर तक उन्हें घूरा करती। उसे कई बार ऐसा लगता कि वह चूहियाँ उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो
चुपचाप वहाँ से चली जाती। सीमा ने उसे खाना दिया। उसके बाद अनीता अपना स्कूल का काम करने लगी। इधर सीमा टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते सीमा ने एकदम से कहा, तुम्हारे पैर हिलाने की आदत न जाने कब जाएगी, जाके वहाँ बैठ जाओ और मेरी स्टडी टेबल पर पढ़ लो। अनीता सीमा की स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई थी। उसकी बुक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी, क्योंकि अक्सर अनीता उन्हें पढ़ा करती थी। कुछ देर बाद अनीता ने एक बुक निकाली जिसमें कि एक कहानी थी, और वो कहानी थी एक आदमी के बारे में। एक आदमी जिसे हमेशा कभी कभी किसी के बुलाने की आवाज़ आया करती थी। रात में, सुबह, रात में अक्सर वो आवाज़ तेज हो जाया करती थी। तो फिर एक दिन उस आदमी ने फैसला किया कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसने उस आवाज़ के पीछे पीछे चलने का फैसला किया। उसने उस आवाज़ का पीछा किया तो अपने घर के पीछे वाले जंगलों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और तभी आवाज़ आती है, लड़की तुम बहरी हो गई हो क्या? आवाज़ नहीं आ रही? कब से चिल्ला रही है, तुम्हारी मम्मी आ गई है। सीमा थोड़े गुस्से में चिल्लाती है, हाँ मैं क्या बुक ले आ सकती हूँ? नहीं, जब तुम कल आओगी तो पढ़ लेना से, तुम इसे ले आ नहीं सकती। सीमा काफ़ी झिंझला के बोलती है। लेकिन जैसे ही पीछे से अनीता की मम्मी वहाँ पर आती हैं तो वो एकदम प्यार से बात करने लगती हैं। हमेशा वो ऐसा ही किया करती थी। इसके बाद अनीता अपनी मम्मी के साथ अपने घर वापस चली जाती है। उसकी मम्मी उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा, क्या उस लड़के ने तुम्हें फिर से परेशान किया? अगर तुम चाहो तो मैं उसकी मम्मी से बात कर सकती हूँ। अनीता ने मना कर दिया और कहा, अभी नहीं, अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अगला पूरा दिन भी अनीता के लिए बिल्कुल ही सेम रहा जैसे कि पिछला दिन था, और अगले दिन उसने वापस से अपनी कहानी को पढ़ना शुरू कर दिया। उस कहानी में अनीता ने आगे पढ़ा कि उस आदमी को जिसे वो आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, उसकी लाश एक दिन जंगल वाले कुएं के अंदर मिली थी, और कहा जाता है कि उसकी मौत उस आवाज़ की वजह से ही हुई थी। उस रात अनीता की मम्मी भी जल्दी घर आ गई थी, और ये उनके लिए अच्छा मौका था कि वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर लें। इसीलिए उन्होंने रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया। इसके बाद दोनों माँ बेटी ने काफ़ी देर तक बातचीत करी। उसके बाद अनीता की मम्मी नहाने के लिए चली गई और अनीता अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर वो टीवी पर हैरी पॉटर मूवी देखने लगी, और ये उसकी फेवरेट मूवी थी। अनीता अपनी मूवी में मगन थी, और मूवी देखने के बाद उसने टीवी बंद कर दिया। अभी वो बेड पर सीधी लेट गई थी और वो अपनी फिल्म की दुनिया में ही खोई हुई थी कि तभी उसे अचानक से अपने पैरों पर हल्की सी किसी की छुअन महसूस हुई। इतनी हल्की कि उसने शायद ध्यान में नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ऐसा एक बार फिर से होता है। उसे फिर से अपने पैरों पर किसी की छुअन महसूस होती है। इस बार अनीता एकदम से उठती है और देखने लगती है कि आखिर वहाँ पर क्या दिक्कत है। आखिर वहाँ पर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था। इतने में अनीता की मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, 1 मिनट में मैं ऊपर आऊँगी, अगर तुम सोई हुई नहीं मिली तो पिटोगी मेरे से। इसलिए अनीता चुपचाप अपने उस पैर वाली घटना को सोचती नहीं है और लेट जाती है। अगला दिन भी काफ़ी सेम था, लेकिन जब इस दिन अनीता सीमा के घर में गई तो सीमा कुछ उदास सी लग रही थी। अनीता ने उससे पूछने की भी कोशिश करी, लेकिन सीमा ने कुछ नहीं कहा और वो अपना टीवी देखने में लग गई। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जैसा रोज़ होता था उससे तो काफ़ी अजीब। सीमा ने आज मुश्किल से 2 या 3 शब्द अनीता से बोले होंगे। अनीता भी आज कहानी वहानी पढ़ने की बजाय चुपचाप एक कोने से सीमा को घूर रही थी। पता नहीं क्यों आज सीमा पहले से कुछ पतली दिख रही थी। शायद वो बीमार थी। वो सोच रही थी कहीं वो उसकी वजह से तो परेशान नहीं है। इसी तरीके से वो दिन बीत गया और रात में अनीता अपने घर आ गई। उस रात भी अनीता जब अपने बेड पर लेटी तो उसे अपने पैरों में एक बार फिर से किसी की छुअन महसूस हुई। इस बार एक ही बार में अनीता बेड पे से उठी और बेड के नीचे देखने लगी।
वो अब भी सोचने लगी कि आखिर ये हुआ क्या। ये घटनाएं अगले लगभग 4-5 दिन तक जारी रहीं। हर रोज़ अनीता को ऐसा ही कुछ न कुछ महसूस होता, लेकिन वो इस बात को अब इग्नोर करने लग गई थी। अब अगले कुछ दिन तक, चूँकि उसकी मम्मी हॉस्पिटल नहीं जाने वाली थी, इसीलिए अनीता का सीमा के घर आना जाना बंद हो गया था कुछ दिन के लिए। अनीता लेकिन जब फिर से सीमा के पास जाने लगी, तो अब उसे उससे डर लगने लगा था, क्योंकि सीमा की बॉडी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो एकदम पतली और उसके शरीर काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ती जा रही थी, उसके बाल झड़ना शुरू हो गए थे। उसने अब टोपी भी लगाना शुरू कर दी थी। घर में भी वो एकदम से कपड़े से ढक कर रहा करती थी। जितनी देर अनीता उसके पास रहती, वो दुआ करती कि बस जल्दी से अपने घर लौट जाए। तो एक रात ऐसे ही अनीता एक बार फिर से अपने कमरे में पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद जब वो बेड पर आई, तो उसे ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई छत पर हो। उसने अपनी मम्मी को ऊपर बुला लिया और कहा ऊपर कोई है। उसकी मम्मी भी ये सोचकर थोड़ा हैरान हुई और छत पर जाकर देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी मम्मी ने उससे बस इतना कहा, अगर तुम्हें फिर से कोई आवाज़ सुनाई दे तो मुझे बताना, अब तुम्हें सोने जाना चाहिए। अनीता ने अपनी मम्मी से पूछा क्या वो कल स्कूल की छुट्टी कर सकती है, लेकिन उसकी मम्मी ने साफ इनकार कर दिया। अब अनीता एक बार फिर से अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब उसे एक बार फिर से आवाज़ सुनाई दी, और इस बार उसके कमरे में रखी हुई अलमारी के बिल्कुल साइड में से। अनीता फ़ौरन से बेड से उठी और उसने लाइट्स ऑन कर ली और बेड पे से उठकर देखने लगी कि उसे कुछ मिलता है या फिर कोई दिखता है तो। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करती, उसे ना कुछ दिखता और ना ही कुछ और पता लगता। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो उसने फिर से अपनी मम्मी को बुला लिया और अपनी मम्मी को बताया कि उसे बार बार एक आवाज़ सुनाई दे रही है। उसकी मम्मी को लग रहा था कि वो शायद कल की छुट्टी मारने के लिए बहाना दे रही है, लेकिन इस पर अनीता ज़ोर से चिल्लाई, मुझे स्कूल की छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई है जिसकी आवाज़ मुझे बार बार तंग कर रही है। इस पे अनीता की मम्मी कहती हैं, हो सकता है कोई छोटा सा चूहा हो या फिर कुछ और, ये तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा, और अगर ये चूहा ही है तो कल मैं यहाँ पर चूहेदानी लगा दूँगी जिससे वो पकड़ा जाएगा, तो प्लीज़ जाकर तुम सो जाओ। इतने में अनीता भी समझ गई थी कि उसकी मम्मी उसकी बात को नहीं समझ रही हैं। वो इतनी परेशान हो गई थी कि अब वो फिर से सो भी नहीं पा रही थी। वो बस लेट कर यही सब सोच रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। आजकल सीमा आंटी का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा चेंज है, उनका शरीर पूरा बदल गया है, और ऊपर से उसके कमरे में आती है अजीब सी आवाज़। लेकिन तभी उसे अचानक से अपने बेड के नीचे से साफ साफ एक आवाज़ सुनाई दी। अनीता ने तुरंत अपने बेड पे से साइड में रखी हुई अपनी फ्लैशलाइट उठाई और उसे जलाकर बेड के नीचे देखने लगी। उसके पैर मुश्किल से ज़मीन को छुए भी होंगे कि एक चीज़ ने आकर उसके पैरों को उसके एड़ी के ऊपर वाले हिस्से से पकड़कर एक झटके में अंदर की ओर खींच लिया। ये सब इतनी ज़्यादा जल्दी में हुआ कि बेचारी अनीता चीख भी नहीं पाई, और उसके बाद बस शांति छा गई। अगली सुबह अनीता की मम्मी उसे उठाने के लिए आई और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी गायब है। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद भी जब वो कहीं नहीं दिखी, तो वो परेशान हो गई और वो इधर उधर उसे ढूंढने लगी। उन्होंने ये बात सीमा को भी बता दी, लेकिन सीमा ने कहा कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, और अगर उन्हें कुछ पता लगेगा तो वो ज़रूर बताएंगी। अनीता की मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। लगभग इस घटना के 2 से 3 घंटे बाद इस केस में पुलिस को भी बुला लिया गया। पुलिस भी अपनी जांच करने लगी। उन लोगों ने अनीता का पूरा कमरा छाना, वहाँ पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले सिवाय अनीता और उसकी मम्मी के। इसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस वाले सीमा के घर पे भी गए। सीमा आज दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और उसने पुलिस वालों से बातचीत करी। आज वो पहले से कई ज़्यादा जवान और सुंदर दिख रही थी। उसके बाल, जो कि कुछ दिन पहले तक
झड़ रहे थे, अब एकदम काले, एकदम घने थे। लेकिन क्योंकि पुलिस वालों ने उसे 2 दिन पहले तक नहीं देखा था, तो वो नहीं बता सकते थे कि उसके शरीर में कितना फ़र्क आ गया है। पुलिस वाले ये कभी नहीं जान सकते थे कि उसके घर में एक चूहेदानी में एक छोटी सी चूहिया बैठी हुई है। तकरीबन 1 घंटे बाद जब पुलिस वाले वहाँ से चले गए, तो सीमा अपने कमरे में जाती है और जहाँ पर उसकी लाई गई सबसे नई चूहिया रहती है, उसे अपने हाथ से उठाती है, उसे अपने मुंह के पास लाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, शायद मुझे तुम्हें अनीता कहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पर सिर्फ एक ही हाई स्कूल और एक ही प्राइमरी स्कूल है, जो कि गांव के एकदम बीचों बीच है। अब भले ही इस जगह पे आप गांव कहें, लेकिन यहाँ के स्कूल में बस की सुविधा है, लेकिन बस दूर से आने वाले बच्चों के लिए है। और मैं उस जगह पर रहता हूँ जहाँ पर बस का कोई कनेक्शन नहीं है। बस लेने के लिए मुझे पहले काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था, तब मैं बस में बैठकर अपने स्कूल में पहुँच पाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे जंगल वाले छोटे रास्ते से आने के लिए इजाज़त दे दी, जहाँ से मैं बिना बस के स्कूल में टाइम पर आ सकता था। मेरे क्लास के बाकी बच्चों को ये बात ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि मैं जंगल से आता था। उन्हें थोड़ा डर लगता था इस बात से, लेकिन मुझे वहाँ से आते हुए कभी भी कोई भी अजीब चीज़ नहीं महसूस हुई, सिवाय उस दिन के जिसके बाद से मुझे अपने मम्मी पापा से भीख मांगनी पड़ी कि मुझे बस से ही स्कूल भेजा करो। मुझे कहा गया था कि मुझे जंगली जानवरों से सावधान रहना चाहिए, और जितना मैं जानता हूँ वहाँ पर ऐसा कोई जानवर था भी नहीं जो कि मुझे एकदम जंगल में खींच कर ही ले जाए। और जिस गांव में मैं रहता था वहाँ पे कभी भी मर्डर्स या फिर उल्टी सीधी घटनाएं तो नहीं होती थी। खतरा बस एक ही चीज़ का था, वो था वहाँ पर खो जाने का। और सभी लोगों को उम्मीद थी कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उन सबको गलत प्रूफ कर दिया। अपने भारी स्कूल बैग के साथ मैं उस रास्ते से अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जिस पर मैं लगभग 100 बार जा चुका हूँगा। अब चलते हुए मुझे रास्ते के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया, और उसे देखकर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उसके पास गया। मैं वो देखकर हैरान हो गया कि वो एक जूता था, एक लाल रंग का जूता। अब मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि इस जगह पे सफाई काफ़ी ज़्यादा रहती थी, और उस जूते को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो हाल फिलहाल में ही वहाँ पर आया है। मैं सोचने लगा कि आखिर ये है किसका, और है तो एक क्यों है। मैं इधर उधर ऐसे ही देखने लगा, और तब मेरी नज़र गई पास ही के पेड़ के ऊपर टंगे हुए एक लाल रंग के बैग के ऊपर। सच कह रहा हूँ, जैसे ही मैंने उस लाल बैग को देखा, उस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब और हल्का सा डर लगने लगा। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था कि शायद ये कुछ गलत है, मुझे शायद वहीं से तभी चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैं भी शायद यही सोच रहा था कि यहाँ पर सिर्फ बैग ही तो है, आखिर क्या होगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जिसका मुझे आज तक पछतावा है। मैं उस लाल बैग के पास में गया उसे थोड़ा देखने के लिए। मैं उस पर्स को लगभग उतारने ही वाला था कि मुझे एकदम से पीछे से अजीब सी आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद ये किसी जानवर की आवाज़ है, और मैं एकदम से पीछे को मुड़ा उसे देखने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने पीछे देखा तो मेरा हृदय काँप गया। मैंने देखा कि मैं जिस रास्ते से आया था वो रास्ता ही लगभग गायब हो गया था। मतलब वो पूरी जगह ही एकदम अलग लग रही थी जहाँ पे अब मैं खड़ा हुआ था। मैं लगभग एक सीधे रास्ते में हल्का सा झाड़ियों के अंदर आया था, और अब मैं अपना रास्ता भटक गया था। मुझे अब रास्ते का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। मैं पीछे की ओर लगातार बढ़ने लगा, ढूंढते हुए कि रास्ता काश मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। हैरानी की बात तो और ज़्यादा ये थी कि अभी अभी जिस पेड़ पर मैं उस बैग को देख पा रहा था, अब वो पेड़ भी वहाँ से गायब हो गया था। इस चीज़ का शायद कोई मतलब नहीं बनता। मैं इस तरीके से कैसे खो सकता था? एकदम सीधा रास्ता था। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने इस जगह को ही घुमा दिया हो।
लेकिन ये सुनने में एकदम पागलों वाला लगता है ना। शायद मेरे को जो करना चाहिए था वो ये कि मैं उसी जगह पर रुक जाता और अपने मम्मी पापा का कुछ घंटों में वहाँ पर आने का इंतज़ार करता। लेकिन मैंने फिर से ऐसा ही करा जिसका मुझे पछतावा है। कुछ ही दूरी पर मुझे एक लंबा सा साया दिखाई दिया, एक लंबा सा आदमी शायद। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, सुनिए। लेकिन वो जो भी था उसने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो आगे की ओर बढ़ गया। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद वो कोई होगा जो कि मेरी मदद कर सके, और मैं अपना मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैं फ़ौरन भागकर उसके पास गया। उसके पास भागते भागते मैं इतना मगन था कि मैं आसपास का नज़ारा देख ही नहीं पाया। बिल्कुल नहीं नोटिस किया मैंने कि मेरे आसपास की चीज़ें एकदम बदल गई थी। जब तक मैं उस आदमी के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि मेरे आसपास पत्तियां गिर रही थी, और जब मेरा ध्यान उन पत्तियों पर गया, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे आसपास एकदम से पतझड़ हो गया था। आसपास के पेड़ की सारी पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। जिस आदमी के पीछे मैं यहाँ तक आया था वो आदमी अब गायब हो गया था, और मेरे सामने सिर्फ ये पेड़ थे जिनके पत्ते मेरे सामने गिर रहे थे। मैं एकदम हैरान परेशान हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ कुछ भी नॉर्मल तो नहीं हो रहा है, कि तभी मुझे एक बार फिर से किसी आदमी की आवाज़ आई इस बार, और पक्का ये आवाज़ किसी आदमी की ही थी। मैं समझ तो नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन मैं सुन ज़रूर लिया था। मैं अब कोशिश करने लगा उस तरफ जाने की जहाँ से वो आवाज़ आई थी, और थोड़ा आगे जाने के बाद मैं एक खुले से एरिया में आ गया, और वहाँ जो मैंने देखा उसे देख के मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ बाहर तक नहीं आ सकी। मैं डर की उस लिमिट को पार कर गया था जिसके आगे मुझे सिर्फ मेरी मौत दिखाई दे रही थी। सामने हर तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। कीचड़, लेकिन मिट्टी का नहीं, खून का कीचड़। हर तरफ सिर पड़े हुए जिनकी आंखें बंद थी। ध्यान से देखने पर पता लगा वो सब कटे हुए सिर थे इंसानों के। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 50 या 60। उन सबको देखकर मैं लगभग मरने ही वाला होऊंगा। तभी मेरी नज़र उस पर गई जो कि मेरे सबसे पास में पड़ा हुआ था, जो कि सीधा गर्दन से कटा हुआ एक सिर था। मुझे नहीं यकीन हुआ कि मेरे घर के पास मेरे जंगल में ही ऐसा कुछ है। यहाँ पर इतने सारे लोगों की लाश पड़ी हुई हैं और किसी को इस बारे में खबर तक नहीं। लेकिन जब मैं अपने नज़दीकी पड़े हुए उस सर को घूर रहा था, और जब उसने मेरी ओर देखकर अपनी आंखें खोल ली, उसकी भूरी रंग की आंखें मेरे को घूर रही थी। उसके चेहरे पर भी एकदम से उतना ही डर आ गया जितना कि मैं उसे देखकर डर रहा था। भले उसके शरीर में वोकल कॉर्ड ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ चिल्लाई, इतनी चीज़ चिल्लाई कि मेरे को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी सर पड़े हुए थे सबकी आंखें खुल गई और सब एक साथ चिल्लाने लगे, इतनी ज़ोर से कि शायद मैं उस समय बहरा ही हो जाता, और मैं पीछे देखकर एकदम से भागने की सोचने लगा। और तब मुझे दिखा वो लंबा आदमी, शायद एक लाश, एक ऐसी लाश जिसके शरीर तो मैं देख पा रहा था, लेकिन सिर्फ हड्डियाँ और बाकी कुछ टूटे फूटे शरीर के अंग। और ये और ज़्यादा हैरानी की बात थी कि अब ये जो चीज़ मेरे सामने थी ये केवल धड़ था, इसके ऊपर इसका सर नहीं था। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं उल्टी दिशा में बहुत ही तेज़ी से भागने लगा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। मेरा बैग बार बार मेरी पीठ पर लग रहा था, लेकिन मैं इस तरीके से डरा हुआ था कि मैं उसे फेंक भी नहीं पा रहा था। वो अजीब सा शरीर मेरे पीछे को भागने लगा और मेरा पीछा करने लगा। मुझे साफ साफ लग रहा था कि आज तो मेरी मौत तय है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक भागता रहा लगातार, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफ़ी देर तक तो मैं अपनी आंखें बंद करके ही भागता रहा, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर से मैं एकदम हैरान था। अब मेरे आसपास जितने भी पेड़ थे, किसी पे कोई पत्ती, कोई टहनी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पहाड़ जैसे एरिया में आ गया था।
लेकिन अब मुझे वो लाशें, वो कटे हुए सिर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस बिना सर वाले धड़ का कोई पता नहीं था। शायद अब वो मेरे पीछे नहीं आ रहा था। लेकिन उस जगह पर मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन जब मैं एक बार को पीछे मुड़ा, मेरे दिल की धड़कन एकदम से रुक गई थी। वो लाश अब भी मेरे पीछे एकदम तेज़ी से भागते हुए आ रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया इस बार, और एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से भागने लगा। और अब मैंने वो चीज़ होते हुए देखी जिसकी वजह से शायद मैं इस जगह पर फंस गया था। मेरे आसपास की चीज़ें एकदम से गोल गोल घूमने लगी। बिल्कुल वही हो रहा था जो कि सुनने में एकदम पागल वाला लग रहा था। मैं एकदम से न जाने किसी खाई में गिरने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे बैग की तनी मेरे कंधों पर एकदम चुभती हुई महसूस हुई, जिसका मतलब था कि मेरा बैग किसी चीज़ में शायद पकड़ा गया था या फिर फंस गया था, जिसकी वजह से मैं अभी भी गिरने के बाद भी ज़िंदा बच गया था। ये देखने के लिए क्या कि मैं किस चीज़ से लटका हूँ, मैंने अपना मुंह ऊपर किया और जो मैंने देखा उसे देखकर तो मुझे यही अच्छा लगता कि कहीं मेरी मौत हो जाती। मैंने देखा वो जो अजीब सा धड़ था उसने मेरी जान बचाई थी। उसने न जाने किस तरीके से मुझे हवा में लटका रखा था। इसके बाद एकदम से उसने मुझे कैसे करके पीछे की ओर फेंक दिया और मैं उस खाई से बाहर की ओर गिर गया। मैं बहुत ज़्यादा कांप रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था उस जगह से। वो अजीब सा धड़ मेरे पास आया और उसने अपने हाथों से मेरे को ऊपर से नीचे तक छूना शुरू कर दिया। शायद वो देख रहा था कि मैं अब भी सिंगल पीस हूँ। ये बताना मुश्किल था कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका सर नहीं था। जब शायद उस चीज़ को यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक था, उस चीज़ ने मुझे मेरे हाथ को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। वो चीज़ मुझे अपने साथ खींचते खींचते कहीं पर ले जाने लग गई और वो मुझे काफ़ी देर तक ऐसे ही खींचती रही। जब मेरे साथ हुआ उस समय मैं बस एक 15 साल का लड़का था। एक जगह पर आकर उस धड़ ने मुझे छोड़ दिया, शायद ये सोचते हुए कि मैं अब खड़ा होऊंगा, लेकिन मैं ज़मीन पर खड़ा नहीं हुआ और वहीं पर बैठ गया। मैं बहुत ही ज़ोर से रोना चाहता था। वो धड़ अभी भी मेरा एक हाथ पकड़े हुए वहीं पर खड़ा था। अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल था कि वो मेरी मदद कर रहा था या फिर न जाने क्या। अब उसने मुझे एक बार फिर से उठा लिया और अब वो मुझे उठाकर अपने साथ साथ ले जाने लगा। मैं अपने आसपास की चीज़ें देख रहा था। कुछ ही देर में मुझे वो लाल बैग टंगा हुआ दिखाई दे दिया उस पेड़ से, जहाँ पर मैं सबसे पहले था। जैसे ही वो मेरे को उस रास्ते पर ले आया जहाँ से मैं उस झाड़ी में गया था, उसने मुझे नीचे ज़मीन पर पटक दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो जो भी चीज़ थी, क्योंकि उसके कान भी नहीं थे, शायद इसलिए वो मुझे सुनता नहीं। इसके बाद उस चीज़ ने अपने हाथों को मेरे बालों में रखा और मेरे बालों को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। मैं बस उस चीज़ को घूरे जा रहा था। इसके बाद वो चीज़ एकदम से जंगल की ओर भागने लगी और भागते भागते वहीं कहीं गायब हो गई। भले मैं उस जगह से अपने घर भागना चाहता था, लेकिन मैं वहीं खड़ा हुआ जंगल की ओर देखता रहा। कुछ टाइम बाद मैं अपने घर आ गया। जब मैं अपने घर आया, ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि मुझे स्कूल से निकले हुए अभी बस 15 मिनट हुए हैं, जबकि मेरे साथ ये सारी घटनाएं लगभग पिछले 3 या 4 घंटे तक हो रही थी। मैंने अपने घर में किसी को भी इस बारे में बताया नहीं, क्योंकि मैं जानता था यकीन कोई वैसे भी नहीं करने वाला। लेकिन उन्होंने मुझसे ये ज़रूर पूछा कि मैं इतना गंदा क्यों हूँ। इसके बाद से मैं कभी भी उस रास्ते से वापस नहीं गया और मैंने बहुत ही जिद करके स्कूल की बस में जाने को मनवा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।